आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो क्लास हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो क्लास में आज पढ़ाएंगे वह सब्जेक्ट है मध्यकालीन भारत के इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित आज का जो हमारा क्लास है, क्लास 4 है। ओके, आज क्लास 4 में हम डिस्कस करेंगे। आज क्लास 4 में हम डिस्कस करेंगे कि गुलाम वंश का जो हमारा अगला शासक है, यानी इसके पहले हम रजिया सुल्तान से संबंधित क्लास 3 में हम ऑलरेडी आप लोगों को गुलाम वंश का जो प्रथम महिला रजिया सुल्तान थी उसके बारे में हम आप लोगों को डिस्कस किए हैं। रजिया सुल्तान के बाद नसरुद्दीन महमूद जो है अगला सुल्तान बनते हैं। तो ये जो है क्लास 3 में हम डिस्कस किए हैं, रजिया सुल्तान और नासिरुद्दीन महमूद। अब नासिरुद्दीन महमूद के बाद अगला जो हमारा जो है सुल्तान बनते हैं वह बलवन होते हैं। ठीक, नासिरुद्दीन महमूद के बाद अगला हमारा जो गुलाम वंश का जो अगला शासक होता है, जो अगला सुल्तान होता है वह बलवन है। ठीक, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत को हम पढ़ा रहे हैं और इसमें हमारा आज का जो चौथा क्लास है, चौथे क्लास में हम डिस्कस करेंगे गुलाम वंश का जो गुलाम वंश के तहत हम जो है क्लास प्रारंभ किए हैं। पहला जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था। तो गुलाम वंश से संबंधित हमारा जो 3 क्लास वीडियो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। आज के हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि गुलाम वंश का जो हमारा अगला शासक होता है, जो अगला सुल्तान होता है वह बलवन है। यानी रजिया सुल्तान के बाद नासिरुद्दीन महमूद होते हैं, सुल्तान के रूप में अपना कार्य करते हैं। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलवन एक जो है बहुत ही साहसी और बहुत ही कठोर शासन को स्थापित करने वाला बलवन एक सुल्तान के रूप में यहाँ पे अपने आप को स्थापित करता है। यानी गुलाम वंश का सबसे प्रतापी और सबसे कठोर नीति को लागू करने वाला बलवन था। ठीक, तो बलवन की नीति को कहा जाता है लौह एवं रक्त की नीति। यानी अपने शासन को मजबूती प्रदान करने के लिए और सुल्तान के पद को, यानी सुल्तान के पद की जो गरिमा है उसको जो है मेंटेन करने के लिए इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, जिससे जनता में एक भय व्याप्त हो गया और वहाँ के जितने भी दरबारी थे, जो तुर्क दरबारी थे, वो सब जो है सुल्तान से बहुत डरते थे, क्योंकि इनकी नीति जो है लौह एवं रक्त की नीति थी। ये जो है छोटे छोटे दंड पर मृत्युदंड दिया करते थे, यानी इनका शासन बहुत कठोर शासन था। इसलिए कहा जाता है कि बलवन गुलाम वंश का सबसे प्रतापी शासक था, सबसे कठोर शासक था। इनका शासन भी बहुत ज़्यादा जो है व्यवस्थित शासन था। इनके समय में जो भी कार्य हुए वह एक अनुशासित ढंग से हुआ। क्योंकि इनका जो है शासन पूरे इनके शासन में भय व्याप्त होता था जनता के बीच में, इसीलिए कोई भी गलत कार्य करने से पहले डरते थे लोग। इसलिए जो बलवन की जो नीति था वह हमेशा जो है सुल्तान की पद की जो गरिमा होती है उसको हमेशा उन्होंने बढ़ाया। और बलवन कहता भी था कि ईश्वर के बाद यदि कोई जो है बहुत बड़ा या महान है तो वह है सुल्तान। यानी सुल्तान की जो पद है वह ईश्वर के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। इसलिए सुल्तान का कहा मानना सभी प्रजा का कर्म होता है, यानी मानना चाहिए। यदि नहीं मानता है तो उसे कठोर दंड सुल्तान के द्वारा दिया जाता है। तो ये जो है बलवन की कुछ नीतियां हैं। आज क्लास में हम बलवन से संबंधित क्या क्या फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम उन्हीं फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे तो बलवन जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसमें जो है हम पढ़ाएंगे तो 2-3 घंटा लग जाएगा। लेकिन हम इससे संबंधित जो एग्जाम में अभी तक फैक्ट पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम उन्हीं को यहाँ पे जो है आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, एक बार पुनः आप सभी का आज के मध्यकालीन भारत के चौथे क्लास में हम स्वागत करते हैं और आज क्लास में प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला बलवन जो है बलवन के बाद जो है कैकवाद जो है सुल्तान बनता है, और कैकवाद के बाद गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। फिर अगला वंश हमारा खिलजी वंश आ जाता है। ठीक है, तो गुलाम वंश के सबसे प्रतापी और सबसे साहसी जो है सुल्तान बलवन के नाम से जाना जाता है। बलवन संबंधित क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, इसका वास्तविक नाम जो है बहाउद्दीन बलवन था। ये पूछा जाता है कि बलवन का वास्तविक नाम क्या था, तो बहाउद्दीन बलवन था।
इसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। एग्जाम में पूछा जाता है रक्त एवं लौ की नीति कौन लागू किया था, तो जो है बलवान के द्वारा रक्त एवं लौ की नीति के तहत अपने शासन को संचालित किया था। क्या है यह नीति? रक्त एवं लौ क्या है? रक्त एवं लौ मतलब होता है कि अपने राज्य में जो भी विद्रोही हो या फिर जो भी जो है गलत काम करते हो उन्हें डायरेक्ट जो है मृत्युदंड दे देना, इनको हमेशा भय से मतलब पूरा भय का माहौल उनके अंदर पैदा कर देना। ठीक, इसीलिए रक्त एवं लौ की नीति इसी को कहा जाता है। इनके समय में छोटे छोटे दंड पर भी मृत्युदंड देना, इनके समय में कोई विद्रोह कर रहा तो उसको डायरेक्ट मृत्युदंड दे देना, यानी एक बहुत कठोर शासन को स्थापित किया था। इसीलिए कहा जाता है कि बलवान का जो शासन जिस नीति के तहत चल रहा था वह नीति थी रक्त एवं लौ नीति, और इसका मेन उद्देश्य था सुल्तान के पद की गरिमा को हमेशा जो मेंटेन करना, ताकि लोग के मन में भय रहे कि सुल्तान जो है सबसे महान है। ओके, बलवान के राजत्व जो सिद्धांत था उसकी कुछ विशेषताएं थी। जो बलवान के द्वारा राजत्व सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया उसकी क्या विशेषता थी? सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया हुआ है। बलवान कहता था कि जो सुल्तान है वह जो है सुल्तान का जो पद होता है वह ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी सुल्तान से बड़ा यदि कोई है तो ईश्वर है, ईश्वर के बाद सुल्तान ही सबसे बड़ा जो है व्यक्ति होता है। ओके, तो सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया होता है और सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक होता है। यदि सुल्तान निरंकुश नहीं होता है तो अपने शासन को अच्छे तरीके से संचालित नहीं कर सकता है। इसलिए बलवान कहता था कि पहली बात तो सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि निरंकुश सुल्तान अपने साम्राज्य विस्तार को अच्छे ढंग से करता है और अपने शासन को अच्छे ढंग से चलाता है, यदि वह निरंकुश शासन है। ओके, यदि वह निरंकुश जो सुल्तान है। इसके पहले जो भी सुल्तान थे वो सब नॉर्मल थे, जैसे रजिया सुल्तान हुआ, नासिरुद्दीन महमूद हुए, इल्तुतमिश हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, इत्यादि जो सुल्तान हुए थे गुलाम वंश के, वो सब बलवान की अपेक्षा उनका जो सिद्धांत था, जो उनका कार्यशैली थी वह बहुत ही नॉर्मल होता था। लेकिन बलवान जो है सभी सुल्तानों से बहुत ज्यादा कठोर शासक था। ओके, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। बलवान कहता था कि ईश्वर के बाद यदि किसी का महत्वपूर्ण स्थान होता है वह सुल्तान का होता है, यानी सुल्तान ईश्वर के द्वारा ईश्वर का प्रतिनिधि बन करके इस पृथ्वी पर आया है शासन करने के लिए। यानी सुल्तान कौन है? यह ईश्वर का प्रतिनिधि है जो पृथ्वी पर लोगों के ऊपर शासन करने के लिए आया हुआ है। ऐसा जो है बलवान का कहना था। फारसी पद्धति पर दरबार का गठन किया। अपने दरबार का जो गठन, इसके पहले जो तुर्की ढंग से सब जो संचालन करते थे, लेकिन इसने फारसी पद्धति से अपने दरबार का गठन किया। जो भी कार्य करता था वो फारसी ढंग से ही कार्य करता था। बलवान ने 40 दल का जो चालीसा दल था, चालीसा दल का जो है दमन किया। कौन? बलवान के द्वारा चालीसा दल का दमन, यानी इसको खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार से गुट का निर्माण करते, यानी 40 लोगों का जो 40 प्रकार के जो 40 लोग थे वो तुर्क सरदार हुआ करते थे। तो जो है 40 सरदार जो मेन होते थे उनका एक गुट बन जाता था, जिससे शासन को जो है अच्छी तरीके से संचालित करने में बाधा उत्पन्न होती थी। इसलिए बलवान पहला कार्य किया कि जो 40 दल था, यानी जो 40 लोगों का एक महान दल था, जो है शासन के कार्यों में अपना विचार एवं मत दिया करते थे, इसको बलवान के द्वारा नष्ट कर दिया गया। ठीक, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है 40 दल का गठन कौन किया था? तो 40 दल का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा 40 दल का गठन किया गया और 40 दल का गठन जो है इसका नष्ट जो है इसको समाप्त कौन किया? बलवान ने किया। ओके, बलवान के द्वारा गुप्तचर विभाग को बहुत ज्यादा जो है बहुत मतलब उसको संचालित करने के लिए एक बहुत ज्यादा उसको मजबूत बनाया। ठीक, गुप्तचर विभाग को बहुत मजबूत बनाया। क्यों? क्योंकि उस बलवान का कहना था यदि गुप्तचर विभाग अपना कार्य सही ढंग से करेंगे तो जो है जो शासन है, जो सुल्तान का शासन है वो अच्छी तरीके से संचालित होता है।
तो ये जो है बलबन हमेशा जो है गुप्तचर विभाग को हमेशा मजबूत करने का प्रयास किया, और यही कारण रहा बलबन की सफलता का सबसे मुख्य कारण है कि उसका गुप्तचर विभाग का मजबूत होना। अगला है हमारा दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किया था बलबन के द्वारा। दीवाने अर्ज विभाग यानी कि सैन्य विभाग का गठन, सैन्य विभाग का गठन किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो उस समय जो मंगोलों का आक्रमण का खतरा था, इसीलिए दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किया, सैन्य विभाग की स्थापना किया। सिजदा और पाबोस, सिजदा और पाबोस नामक दो प्रथा बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, और दोनों बहुत ही फेमस थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि सिजदा एवं पाबोस नामक प्रथा किस जो है शासक के द्वारा, किस सुल्तान के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो सिजदा एवं पाबोस बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। सिजदा का अर्थ होता है घुटने पर बैठकर सिर झुकाना। ठीक है, सिजदा का अर्थ है घुटने पर बैठकर सिर झुकाना। यानी जब सुल्तान अपने जो है अपने महल में या अपने दरबार में आते थे, उस समय जो भी वहां पे उपस्थित होते, चाहे वह जनता हो या जो है अधिकारीगण हो, तो सभी को जो है सिजदा यानी कि घुटनों पर बैठकर जो सिर झुकाना होता था। इसी का अर्थ जो है सिजदा होता है। ठीक है, तो सिजदा का क्या अर्थ है? सिजदा का अर्थ है घुटने पर बैठकर सिर झुकाना। जब सुल्तान जब बलबन आता था, तो उसके सामने सब अपने जो है घुटनों के बल बैठ करके अपना सिर उसके सामने झुकाते थे। इसी प्रथा को जो है सिजदा प्रथा के नाम से जानते हैं। और यह जो है ईरानी प्रथा है, यानी इस प्रथा को जो है बलबन कहाँ से ग्रहण किया था? ईरान से। इसी प्रकार से पाबोस एक प्रथा था। पाबोस प्रथा क्या है? यह सुल्तान के चरण को चूमना, यानी जब सुल्तान आए तो उसको चरण को चूमना। ठीक, ये भी प्रथा जो है बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी एक ईरानी प्रथा थी। ओके, तो पाबोस क्या है? सुल्तान के चरण को चूमना। ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किया था बलबन के द्वारा। ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किया गया था। क्यों? क्योंकि जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जो भी इसके पहले जो भी सुल्तान हुआ करते थे, उनके समय में भ्रष्टाचार अधिक था। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बलबन के द्वारा ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किया गया था। बलबन के समय में जो है 1279 यानी कि 1279 ईस्वी में तुगरिल खां के द्वारा विद्रोह किया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि बलबन के समय में कब और किसके द्वारा विद्रोह किया गया था? तो 1279 ईस्वी में तुगरिल खां के द्वारा विद्रोह किया गया था, जिसको जो है बलबन जो है इस विद्रोह को समाप्त करते हैं और तुगरिल खां को मृत्युदंड दे दिया जाता है। बलबन का मृत्यु जो है 1287 ईस्वी में होता है। बलबन का मृत्यु कब हुआ था? बलबन का मृत्यु जो है 1287 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद इनका जो पौत्र कैकुवाद, इनका एक पौत्र था जिसका नाम था कैकुवाद, वह अगला सुल्तान बनता है। तो बलबन के बाद कौन सुल्तान बनता है? कैकुवाद। इसका समय होता है 1287 से 1290 तक। यह सुल्तान के रूप में शासन करता है, अगला सुल्तान बनता है। अपना शासन जो है 1287 ईस्वी से 1290 तक गुलाम वंश के तहत दिल्ली पर शासन करता है। आगे चल करके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने 1290 ईस्वी में कैकुवाद की जो है हत्या कर देता है। ओके, तो कैकुवाद बलबन के बाद उसका पौत्र कैकुवाद अगला सुल्तान बनता है। और 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा 1290 ईस्वी में कैकुवाद की हत्या कर दिया जाता है, और इस प्रकार से खिलजी वंश की स्थापना किया जाता है। तो खिलजी वंश की स्थापना कौन किया था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना किया गया था। और यह जो है 1290 ईस्वी में इस खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया जाता है। ओके, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था उसका क्या नाम था? तो कैकुवाद या गुलाम वंश का अंतिम शासक था। कैकुवाद का जो समय था वो 1287 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, 1290 ईस्वी में
जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा कैक्युबाद का हत्या कर दिया जाता है और यह जो है खिलजी वंश की स्थापना करता है। इसी प्रकार से खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश कार्य करता है। यानी दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का जो समय होता है वह 1290 ईस्वी में स्टार्ट होता है और 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन वहां पे दिल्ली सल्तनत पर चलता है। ओके, तो एग्जाम में पूछा जाता है खिलजी वंश कब से लेकर कब तक शासन किया था। खिलजी वंश का शासन जो है 1290 ईस्वी में प्रारंभ होता है और 1320 ईस्वी में समाप्त होता है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम अगला क्लास पढ़ाएंगे खिलजी वंश, किस प्रकार से खिलजी वंश की स्थापना होता है और खिलजी वंश का जो महान और साम्राज्यवादी मतलब बहुत ज़्यादा जो महत्वाकांक्षी था, बहुत ज़्यादा साम्राज्यवादी सुल्तान था, उसका नाम क्या है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी इसी खिलजी वंश के तहत अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत साम्राज्यवादी सुल्तान था। तो उसके बारे में हम जो है अगले क्लास में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। आज क्लास में इतना ही। हमारा क्लास वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लिंक को आप प्लीज़ मैक्सिमम करिए, शेयर करिए, मैक्सिमम आप लोग शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।